नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, यानी बहुत बड़े चैप्टर के बारे में। चाहे मार्क्स की दृष्टि से देखें, चाहे लेंथ की दृष्टि से देखें, बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिएगा, आपके 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 8 में से 8 नंबर आप पूरे आसानी से ला पाओगे। बहुत ही आसान से तरीके से आपको इस तरह से डायग्राम बना के समझाया गया है। अगर आपको इस चैप्टर में से अभी तक कुछ भी नहीं आता है, तब भी इस चैप्टर में से 8 नंबर कैसे निकालने हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कक्षा 10 का विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 5 है, जैव प्रक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे। बहुत ही बेसिक सी बात है जो हमारा, वो है सजीव और निर्जीव में अंतर। तो सजीव कौन से जीव होते हैं, सजीव क्या होते हैं? तो देखिएगा, जिसमें सिंपल सी बात करें तो जिसमें जीवन होता है या जो सांस लेते हैं वो सजीव होते हैं, ठीक है। निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें जिसमें क्या होता है, जीवन तो होता ही होता है, साथ में वो वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये सभी क्रियाएं जिस भी वस्तु पदार्थ के अंदर या जिस भी अपन बात करें वस्तु के अंदर या कोई भी पदार्थ कह दो या कोई भी ऐसा जीव कह दो जिसके अंदर ऐसी क्रियाएं होती है, उसको हम सजीव कहेंगे, ठीक है। जैसे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा, निर्जीव जो जीवन, जिसमें जीवन नहीं होता, जो ये सारी चीजें नहीं कर सकते। हालांकि आप कहेंगे सर गाड़ियां चल सकती हैं, तो क्या चलना या वृद्धि करना ये एक सजीव कहलाता है क्या? नहीं, वो सांस भी लेने चाहिए, ठीक है। और बाकी ये क्रिया होनी चाहिए, सांस के साथ वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं अगर होगी तो ही वो सजीव कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, लड़का, ये यहाँ पर हो गए, कुछ डॉग्स हैं और कुछ बटरफ्लाई यानी तितलियां हैं। यहाँ पर देखिएगा कार हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया, बैग हो गया, कैप हो गया, ये सारे हमारे क्या है, निर्जीव हैं। अब यहां से हम बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से स्टार्ट होती है हमारी चैप्टर की, कि कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारी शरीर की पूरी संरचना जो है वो किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? छोटी छोटी कोशिकाओं से। जैसे हम बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वो किससे बनती है? उसके अंदर दीवारें होती है, दीवारों के अंदर ईंटें लगाई जाती है। ईंटें किससे बनती है? एक रेत के, मिट्टी के कण से। तो उस पूरी बिल्डिंग का एक आधार क्या है, एक संरचना किससे बनी हुई है? उस रेत के कण से। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो सारा का सारा ढांचा किससे बना हुआ है? तो वो बना हुआ है कोशिका से। तो इसलिए हम इसको हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। क्या है? कोशिका। इसके बाद देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई सारी कोशिकाएं जो एक जैसा काम करती है। जैसे हमारे रक्त के अंदर कोशिकाएं होती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारी मिलकर एक जैसा काम करती है। तो जो काम वहां पर क्या है, भोजन ले जाने का, ऑक्सीजन ले जाने का, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करने का, तो ये सारी एक जैसा काम कर रही है। तो एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं जो होती है उनको हम उत्तक कह देते हैं। उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? उनके समूह को उत्तक कह देते हैं। और कई सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। जैसे हमारा रक्त क्या है, रक्त कई कोशिकाओं से मिला है, तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। क्या है? उत्तक है। और कई प्रकार के उत्तक मिलकर हमारा अंग बनाते हैं। जैसे हमारा हृदय एक अंग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? किडनी हमारी एक अंग हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है? अंग बनाते हैं। और कई सारे अंग मिलकर हमारे बॉडी का तंत्र बनाते हैं। तंत्र मतलब पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग आते हैं। हमारे पाचन तंत्र के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे श्वसन तंत्र होता है, उसके अंदर अंग होते हैं, परिवहन तंत्र होता है, उसके अंदर अंग होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होता है, वो कई अंगों से मिलकर बना होता है, तो उसको हम तंत्र कह देते हैं। और जब ये सारे तंत्र मिलते हैं तो हमारा शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर। यानी कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से तंत्र बनते हैं, उत्तर से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनते हैं, और तंत्र से क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। देखिएगा, ये जो कोशिकाएं होती है, अब आपसे पूछे कि कोशिकाएं किससे बनी होती है? कोशिकाएं भी अणुओं से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? यानी सिंपल सी बात करें तो हमारा शरीर भी है वो कहीं ना कहीं इसका आधार क्या है? कुछ निर्जीव जो है, कुछ ऐसे अणु हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। और कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं? अणु होते हैं, ठीक है। ये अणु क्या है? जीवन को चलाने के लिए, शरीर की मरम्मत, हमारे कहीं चोट वगैरह लग जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए, अनुरक्षण यानी हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए, ये जो है इस अणुओं की हमें आवश्यकता होती है। जैसे हमारे समझ लो कभी बुखार आ जाता है, ठीक है, या हमारा शरीर क्या हो जाता है,
कुछ ऐसा चोट लग जाती है तो उसको वापस रिपेयर करने का काम कौन करता है? तो उसके लिए हमें इन अणुओं की आवश्यकता होती है। और ये अणु क्या होते हैं? हमेशा गतिशील बनाए रखते हैं। इन अणुओं को क्या है? हमेशा गतिशील बनाए रखना आवश्यक है। ये हमारे क्या है, शरीर के अंदर हमेशा गति करते रहते हैं। इनकी गति क्या है? बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जिस भी जीवों में ये ऐसी गति होती है अणुओं की, तो उसको हम सजीव कह देते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, विषाणु यानी वायरस। अभी बहुत नाम चला हुआ था, कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये वायरस क्या है? ये वायरस है जिसमें आणविक गति नहीं होती है। इसमें आणविक गति नहीं होती है, इसलिए इसके सजीव होने पर भी विवाद है। ना तो हम इसको पूरी तरह से सजीव कह सकते हैं, ना ही उसको निर्जीव कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब किसी दूसरे के शरीर से बाहर रहता है तब तो ये निर्जीव की भांति कार्य करता है, निर्जीव के जैसा बिहेव करता है। लेकिन जब ये किसी दूसरी बॉडी के अंदर चला जाता है, किसी भी जीव के अंदर, तब ये सजीव की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ना तो इसको पूरा सजीव कह सकते हैं, ना ही निर्जीव कह सकते हैं। किसको? विषाणु यानी वायरस को। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करें, देखिएगा बात चैप्टर जो है एकदम बेसिक सा चैप्टर है। आप इसको अच्छे से सुनते हो। ये जो मैं चीजें डायग्राम से, प्रत्येक को एकदम अच्छे से डायग्राम से समझा रहा हूं, अगर आप इसको भी ध्यान रखोगे तो मैं कह रहा हूं आप चैप्टर के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप लिख पाओगे। अगला जो चैप्टर, जहां चैप्टर का पार्ट है वो है जैव प्रक्रम, यानी मेन जो चैप्टर है जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, अब हम समझते हैं। तो जैव प्रक्रम मतलब जीव जो है, जीवधारी जितने भी हैं जीव, उनको जीवित रहने के लिए कुछ बहुत सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, उन क्रियाओं के ग्रुप को, उन क्रियाओं के समूह को ही हम क्या कह देते हैं? जैव प्रक्रम कह देते हैं। ये क्रियाएं देखो, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं के सामूहिक रूप से उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। ये क्रियाएं कौन कौन सी है? देखो, जैव प्रक्रम के अंदर बात करेंगे पोषण, ठीक है, हम बात करें परिसंचरण, हम बात करें श्वसन की, हम बात करें उत्सर्जन की, हम बात करें जनन की, हम बात करें उपापचय यानी हमारे पाचन की क्रिया। तो ये सारे जो क्रियाएं होती है, इसके ग्रुप को हम देखो, इसके समूह को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो समझ आया आपको जैव प्रक्रम क्या है? एक और परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, जीवों में वे सभी प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, यानी उन सारी क्रियाओं से हमारे शरीर का एक मेंटेनेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा, हम किसी भी स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां से एक मेंटेनेंस होता है, एक फिक्स टाइम होता है, वहां पे क्लास लगेगी, कोई टीचर आएगा, पढ़ाएगा, तो मतलब सारा का सारा एक मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो इन मैनेज करने को ही हम सारे को मिलाकर हम इसको क्या कह देते हैं? स्कूल है, या पर अपन एक क्या कह देते हैं? ये संस्था है। ठीक है, तो यहां पर ये जितने भी काम होते हैं, इसको मेंटेन जो होता है, ये मेंटेनेंस जो होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जीवों में वे सभी प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उसके द्वारा ही सारा का सारा क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। उसको हम क्या कह देते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे पोषण की। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब सिर्फ भोजन नहीं होता है। पोषण का मतलब होता है जीवों द्वारा पोषक तत्व को अंतर्ग्रहण कर इन पोषक तत्वों का उपयोग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। हमने भोजन तो किया ही किया, साथ में उस भोजन का हमारा उपयोग क्या हुआ? जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो जो मैंने भोजन किया था उससे मुझे एनर्जी मिली, ठीक है, उससे ऊर्जा मिली, अब मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। तो भोजन करने का मतलब होता है जो पोषक तत्व हमने लिए थे अपने भोजन के साथ, जो हमने क्या करिए थे? भोजन किया था जिन पोषक तत्वों का, उसके बाद में उसका उपयोग जो है, उस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। हमारे पोषक तत्व कौन कौन से हैं आपको पता होगा? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया। ये हमारे क्या होते हैं? मुख्य हमारे पोषक तत्व होते हैं। ये हमारे भोजन में होना जरूरी है। अगर ये हमारे भोजन में नहीं है एक भी पोषक तत्व, तो हमारा भोजन व्यर्थ है, भोजन करने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके अलावा अपन कोई भी चीज खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। उसके बाद हम बात करें पोषण के प्रकार की, तो पोषण को हमने क्या है? दो प्रकार से बांटा है। एक स्वपोषी पोषण होता है, एक विषम पोषी पोषण होता है। नाम से ही पता चल रहा है, स्वपोषी मतलब इस प्रकार का पोषण, इस प्रकार के जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बना लेते हैं, उस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को स्वपोषण पोषी कहते हैं। ठीक है, जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी पेड़ पौधे और कुछ नील हरित शैवाल को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं वो क्या है? दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर है। उस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? सूर्य के प्रकाश की। और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो स्वपोषी पोषण जिसमें पाया जाता है उन जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल आदि, इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखें, ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधे तथा कुछ जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पौधे और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? वातावरण से CO2 और जल को लेकर, CO2 और जल को ग्रहण करके अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? कुछ पौधे और कुछ जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से उन्होंने CO2 ले ली और जल ले लिया, इन तीनों की उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इसके जो चरण है वो इस प्रकार है, 4 चरण आपको याद रखना है। पर्णहरित या क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। सबसे पहले आपने देखा होगा जो भी पेड़ पौधे, हरी पत्तियां होती है, ठीक है, उसके अंदर ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के आपको धब्बे दिखाई देते हैं इस तरह के। ये क्या होता है? ये होता है क्लोरोफिल। ये क्या होता है? क्लोरोफिल। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने का काम करता है। ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, देखो पौधे का हरा कलर भी इसी के कारण है। आपसे प्रश्न पूछा जाए पौधे का हरे कलर का क्या कारण है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल या पर्णहरित। ये क्या करता है? सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। सूर्य के आने वाली प्रकाश है, ये देखो यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसके ये जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं हरे कलर के, ये सूर्य के प्रकाश का क्या करेंगे? अवशोषण कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे? अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, फिर सूर्य का प्रकाश को किस में बदल देंगे? रासायनिक ऊर्जा में। ये सूर्य का प्रकाश कौन सी ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे। ये पेड़ पौधे और कुछ जीव के अलावा ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो क्या कर सके? सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल सके। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? उस प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। बाकी सारे जीव इसके ऊपर इसी कारण निर्भर रहते हैं। जल का अपघटन जब होता है तो H2 और O2 बताए। आपको पता है जल का अपघटन कैसे होता है? H2O होता है, अपघटन होगा तो H2 और O2 बनता है। ठीक है, तो इसका निर्माण हो जाता है। और CO2 के अपघटन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जब CO2 का अपघटन होता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो इस प्रकार क्या होता है? ये 4 चरण होते हैं। देखिएगा, हम बात करें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, या विक्रिया कैसे होती है वो देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, और एक और चीज क्या है यहां पर वो जरूरी है, वो है क्लोरोफिल। ये दोनों चीजें जरूरी है। जब ये होगी तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा हमारा CO2, एक बनेगा जल H2O, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बनेगी ऊर्जा। वो क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी। ठीक है, सॉरी CO2 नहीं, O2, और इधर काम में आता है CO2। इधर क्या काम में आएगा? इधर आएगा हमारा CO2। C6H12O6 प्लस CO2। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारा होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। कई बार सीधा सा पूछ लिया जाता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। तो ये क्या करता है? जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज CO2 की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? O2 में, यानी ऑक्सीजन, H2O, और ऊर्जा बनती है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। इसके द्वारा देखो, इसके बाद में आता है एक छोटा सा टॉपिक है रंध्र। रंध्र का मतलब क्या होता है? रंध्र का मतलब आम भाषा में सीधा सा मतलब समझे तो रंध्र का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र या होल को कहते हैं, मतलब जिसको हम सुराख कह सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा क्या होता है, जो पौधे होते हैं उसके हरे भाग के बाह्य त्वचा में, अब क्या होता है, जो पत्ती होती है उसके अंदर 2 लेयर होती है। एक पत्ती की बात करें तो पत्ती के ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। जैसे मान लो ये पत्ती है ना, ये मान लो हरी पत्ती है, तो इसके ऊपर 2 हिस्से हैं, एक ऊपर वाली त्वचा, एक नीचे वाली त्वचा। अब ये ऊपर वाली और नीचे वाली जो त्वचा है मेन, इसके बीच में भाग होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो हाथ के भी मेरे क्या है? ऊपर वाली स्किन है, नीचे वाली स्किन है। तो वैसे ही पत्ती के ऊपर होती है। तो इसके स्किन के बीच में उसकी जो लेयर होती है ऊपर वाली नीचे वाली, उसके बीच में छोटे छोटे हॉल होते हैं।
छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को ही हम रंध्र कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो गैसों का आदान प्रदान इसी हॉल द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान मतलब वो CO2 को अंदर जाना और CO2 का अंदर जाना, ऑक्सीजन का बाहर आना, ये प्रक्रिया उन्हीं हॉल के द्वारा होती है, उन्हीं रंध्रों द्वारा होती है। ठीक है, तो देखिएगा पौधे के हरे भाग के बाह्य त्वचा में असंख्यक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। इस प्रकार जो होती है, ठीक है। अब ये क्या होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो देखो, जब सूर्य का प्रकाश है तब क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय होता है तब ये क्या है, इस प्रकार की त्वचा ये फूल जाती है, कोशिकाएं इसके अंदर ये फूल जाती है, इनको हम द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। ये क्या होती है, इसके अंदर यहां पर पानी भर जाता है और ये फूल जाती है। फूलने से इसके हॉल खुल जाते हैं और गैस अंदर बाहर आराम से जा सकती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती, जिस समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो ये इसमें से पानी निकल जाता है और ये हॉल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, हम बात करें यहां पर, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती तब ये क्या होते हैं, पौधे के छिद्र जो है वो बंद हो जाते हैं। ये देखिएगा एक पत्ती है, इसको हमने बीच में से काटा, ये इतने से भाग को हमने क्या कर दिया, इसको जूम किया तो ये देखो इतना बड़ा भाग दिख रहा है इसका। ये क्या है, इसके ऊपर वाली त्वचा होगी, ऊपर वाली, ये ऊपर वाली स्किन होगी इसकी, ये नीचे वाली स्किन होगी इसके, ये बीच में आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है। ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये खाली जगह है, वायु कोश है, इसके अंदर हवा भरती है। और ये बाहर वाली नीचे वाली स्किन दिखाई दे रही है, ये क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। ये क्या है, द्वार कोशिकाएं। जैसे गेट होता है ना, गेट को खोलने का बंद करने का काम करती है, तो ये द्वार कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, तो यहां देखिएगा छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। छिद्रों का खुला और बंद करना, खुला या बंद होना द्वार कोशिकाओं का काम है। ये जो द्वार कोशिकाएं ये काम करती है। उसके बाद में देखिएगा, द्वार कोशिकाओं को जब जल भर जाता है तो ये फूल जाती है और अंदर छिद्र खुल जाते हैं। तो अंदर छिद्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये वापस हॉल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गैसों का विनिमय हो रहा है तब ये हॉल खुल जाते हैं, नहीं हो रहा तब ये बंद हो जाते हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण, मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसके लिए यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। और इस प्रकार पोषण की जो विधि है इसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब विषमपोषी को भी हमने दो भागों में बांट रखा है, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन जीवित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और मृतजीवी मतलब जो भोजन अपने मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे मतलब कोई जीव है वो मर गया है, उसके बाद से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, मशरूम हो गया। जीवाणु हमने देखा, कवक, मशरूम, ये फफूंद वगैरह क्या होती हैं, जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको मृतजीवी कहते हैं। जबकि परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीवों पर जीवित रहते हुए निर्भर करना। इसको भी हमने दो भाग, एक तो बाह्य परजीवी होता है और एक होता है अंतः परजीवी। एक तो मतलब शरीर के बाहर रहकर, दूसरे जीवों के शरीर से बाहर रहकर अपना भोजन बनाते हैं जीवित के, और ये होता है अंतःजीवी मतलब शरीर के अंदर। जैसे हम बाह्य परजीवी की बात करें तो जो शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जूं, जैसे हमने देखा होगा हमारे शरीर में जो जुएं होती हैं, ठीक है, खटमल हो गया, जोंक हो गया। जोंक आपने देखा होगा एक इस प्रकार का जीव होता है जो हमारे शरीर के स्किन से चिपक जाता है और फिर वहां से क्या करता है, ब्लड चूसता रहता है। जोंक जिसको हम कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में वगैरह इसमें पाया जाता है, ये है। ठीक है, आपने देखा होगा खटमल, आपने इंसानों के नहीं तो पशुओं को देखा होगा। ठीक है, पशुओं के क्या होता है, पशुओं के भी छोटे छोटे जीव लग जाते हैं खटमल जैसे, जिसको हम चींचड़ आपने नाम सुना होगा। ठीक है, हम भाषा में बोला जाता है। तो वो क्या है, शरीर से बाहर रहकर उसके जीव से, अब जो पशु है उसके जीव से अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। तो उस प्रकार के हम जीवों को कहते हैं बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी मतलब जो उसके दूसरे के शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे फीताकर्मी। फीताकर्मी क्या है, एक प्रकार का कर्मी है जो हमारे खराब गंदे पानी में पाया जाता है। हम पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर रहकर वो अपना भोजन बनाएगा। अमीबा हो गया, अमीबा भी इसी तरह का पानी में रहने वाला जीव है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर क्या करता है, फिर वो अपना भोजन हमारे शरीर के अंदर रहकर बनाता है। दूसरे जीवों के अंदर रहकर जो बनाता है उसको हम क्या कह देते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है जीवों में पोषण, यानी जीवों में भोजन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, पोषण की प्रक्रिया। तो देखिएगा, अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं तो उनके भोजन ग्रहण करने की भी अलग अलग विधियां होती है। ठीक है,
अगर अतः अलग अलग जीवों में पाचन तंत्र भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है और पाचन तंत्र जो है, अंदर भोजन पचाने का जो सिस्टम है, वो भी सभी जीवों का क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हमने जीवों को दो भागों में बांट रखा है। एक होता है एक कोशिकीय जीव जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, एक होता है बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा एक कोशिकीय जीव की बात करें जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिकाओं से बना होता है, दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक याद रखना है अमीबा, कौन सा, एक याद रखना है अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक कोशिकीय जीव कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अमीबा और पैरामीशियम। अब देखो हम बात करेंगे, यहां पर एक जीव है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें भोजन की प्रक्रिया कैसे होती है, यहां डायग्राम से समझते हैं। अमीबा की आकृति कोई, उसकी आकृति बॉडी की शेप कोई फिक्स नहीं है। अमीबा जो है वो फिक्स नहीं है उसका शेप। ठीक है, वो अपनी बॉडी को कैसे भी शेप में ढाल सकता है, अपनी बॉडी को किसी भी शेप में ढाल सकता है। तो देखिएगा ये इसके शरीर के अंदर ये इस तरह की इसकी संरचना होती है, एक ही कोशिका का जीव है। अब देखो वैसे तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके शरीर में क्या होता है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं। इसमें क्या है, इसका शरीर पूरी एक ही कोशिका से बना होता है, तो सारे काम इसको एक कोशिका को ही करने हैं। तो कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। ठीक है, इसकी आकृति कुछ भी आप बना सकते हो, जैसे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये अमीबा हो गया। क्या हो गया, अमीबा। तो इस तरह का बना सकते हो। अब जैसे मान लो इसको भोजन का खाद का कण आया, इसके पास भोजन करना है, भोजन का टुकड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसको देखकर अपने शरीर के ऊपर इस तरह की क्या संरचना बनानेगा भोजन को पकड़ने की, जिसको हम पर्वत कहते हैं। उंगली जैसी दो संरचना बन जाएगी इसको पकड़ने के लिए। देखो ये दो पर्वत बनेंगे जिसको हम पादाब या कूटपाद कहते हैं। ये इस तरह की संरचना बन जाती है। फिर ये क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है, एक रिक्तिका मतलब खालिस्तान बना देता है। जैसे इस तरह का बन गया एक खालिस्तान, ये देखो। ठीक है, ये बन गया, इसके अंदर भोजन ले लिया अपने, खाद का कण अंदर चला गया, रिक्तिका बना दिया है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर से अपना भोजन ग्रहण कर लेगा, पोषक तत्व है, और बाकी जो अपशिष्ट है उसको क्या कर देगा, वहीं से ही बाहर निकाल देगा। तो इसका शरीर क्या है, अमीबा का शरीर कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल हमारा मुंह है भोजन ग्रहण करने के लिए। ठीक है, एक विशेष स्थान है। अमीबा का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बॉडी के किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकता है, अंदर ले सकता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपनी कोशिकाओं की सतह पर अंगुली जैसे अस्थायी पर्वत बना लेता है। अस्थायी मतलब ऐसा नहीं कि अंगुली फिक्स बन गई, वो कुछ समय के लिए रहती है, वो भोजन करने के लिए, जो भोजन के कण को पकड़ने के लिए करता है। इसका उपयोग किसके लिए करता है, भोजन को कण को पकड़ने। यह पर्वत भोजन का कण चारों ओर से घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ये संगलित होकर एक खाद्य रिक्तिका मतलब बना दिया है। इसमें भोजन के कणों का पाचन होता है तथा अवशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अमीबा में भोजन की प्रक्रिया को आपको इसको डायग्राम से इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी प्रकार का एक और जीव है जिसको हम पैरामीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीशियम। इस तरह का कुछ संरचना होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बॉडी के ऊपर सभी छोटे छोटे बाल जैसी संरचना बनी होती है जिसको हम रोम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, फिक्स स्थान है भोजन ग्रहण करने का। क्या है, फिक्स स्थान है। देखो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है। एक तो इसका शेप, बॉडी का शेप फिक्स है, इसी तरह का शेप रहता है, और दूसरा क्या है, ये विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसका स्थान फिक्स है, वहीं से भोजन ग्रहण करेगा। ठीक है, भोजन ग्रहण करने का स्थान क्या है, फिक्स है, यहां से भोजन ग्रहण करेगा। इस स्थान तक पक्षमाभ की गतियों द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह से ढकते हैं। ये पक्षमाभ है, यानी इसके ऊपर बाल जैसी संरचना। मान लो भोजन का कण यहां पर है, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर बाल जैसी संरचना नहीं, इसको भोजन को पहुंचाते पहुंचाते यहां पहुंचा देंगे, इधर से पहुंचाते पहुंचाते यहां भोजन के कण को यहां पहुंचा देंगे। फिर ये अपने मुंह से भोजन को, ये समझ लो इसका मुंह यहां पर है, ये भोजन को निगल लेगा वहां पे। ठीक है, एक कोशिकीय जीव, देखो वो भी एक कोशिकीय जीव था, ये भी एक कोशिकीय जीव, लेकिन दोनों का जो पोषण की प्रक्रिया है वो अलग अलग है। पाचन, अंदर की पाचन की प्रक्रिया भी अलग है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। तो पैरामीशियम और अमीबा दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। इसके बाद में बात करते हैं मनुष्य में जो पाचन है वो कैसे होता है, हमारे अंदर पाचन की प्रक्रिया क्या है, वो आपको डिटेल में समझनी है। और बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पाचन तंत्र को नामांकित चित्र से समझाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र के, तो उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है आहार नाल। क्या होता है, आहार नाल, और कुछ ग्रंथियां हैं। आहार नाल है और क्या है, ग्रंथियां हैं। तो देखिएगा जो हमारे आहार नाल है वो हमारे मुख से लेके मल द्वार तक फैली होती है। हमारे मुंह से लेके और मल द्वार तक क्या होती है, आहार नाल होती है। लगभग इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। हमारी लंबाई तो 1 से 1.5 मीटर लगभग होती है। ठीक है, 5 से 4 से 5, 6, 6.5 फुट तक होती है। लेकिन ये तो क्या है,
8 से 10 मीटर लंबी, यानी जब कह सकते हैं 24 से 30 फीट लंबी होती है, 30, 31, 32 से। लेकिन ये क्या होती है, इस तरह से बीच में क्या करी जाती है, जैसे हमने एक रस्सी को क्या कर दिया है, आपस में से इकट्ठा कर दिया है, तो उस तरह की संरचना इसके अंदर रहती है। इसके भाग कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो देखिएगा, हमारा जो शरीर है उसके जो पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं, हमने देखा था ना, हमारा तंत्र, पाचन एक क्या है, तंत्र है, और ये तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना हुआ है वो देखते हैं। तो इसके अंदर मुख्य अंग है हमारा मुख, यानी मुंह हो गया। उसके बाद ग्रसिका या ग्रसनी जिसको कहते हैं, ये यहां से मुख से लेकर छोटी यहां तक होती है। उसके बाद में होती है हमारी ग्रास नली, ये गले की नली जो होती है, यहां से गले की नली, इसको हम ग्रास नली बोलते हैं यहां तक, ठीक है, ये आमाशय तक हमारे जाती है। फिर आता है हमारा आमाशय, क्या जाता है हमारा आमाशय। आमाशय के बाद में आता है छोटी आंत जिसको शुद्रांत्र भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है बड़ी आंत जिसको वृद्धांत्र बोलते हैं, और लास्ट में आता है हमारा मलद्वार। तो ये 7 हमारे क्या है, पाचन तंत्र के अंग हैं। कितने अंग हैं, 7। कौन कौन सा, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, ये 7 हमारे क्या है, पाचन तंत्र के अंग हैं। वहीं 3 ग्रंथियां हैं हमारे पाचन तंत्र की। कौन कौन सी, एक हो गया हमारा लार ग्रंथि जो हमारे मुंह में होती है, फिर होता है यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं, और तीसरी है अग्नाशय जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथियां हैं, 7 अंग हैं और 3 ग्रंथियां हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। अब हम इसके डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले ये हमारा आ जाता है मुख वाला भाग। मुख से लेके और यहां तक का भाग जो हमारा कहलाता है ग्रसनी। क्या कहलाता है, ग्रसनी। ये यहां से लेके और यहां तक ये जो भाग नली आगे जा रही है इसको हम कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में ये जो भाग कहलाता है ये कहलाता है आमाशय। क्या कहलाता है, आमाशय। आमाशय के ठीक नीचे जाते हैं तो ये बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसके बीच में रस्सी जैसा जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग ये हमारा कहलाता है छोटी आंत। साइड में ये जो लाइन दिख रही है इसको हम कहते हैं बड़ी आंत। ये वाला भाग जो है, इस तरह का भाग यहां से, ये क्या कहलाता है, बड़ी आंत, ठीक है। और लास्ट में ये हमारा कहलाता है मलद्वार, ठीक है। लेकिन कुछ भाग और हैं, जैसे ये हमारे इससे ऊपर होता है डायाफ्राम, यानी इससे ऊपर पसलियां वगैरह जो आ जाती है, यहां से ऊपर का भाग है डायाफ्राम। यहां से बात करें तो ये हमारा जो भाग दिख रहा है पीछे वाला, ये हमारा होता है लीवर जिसको हम ये कहते हैं यकृत। और ये जो भाग आपको यहां पर दिख रहा है, ये देखिएगा, ये भाग ये हमारा होता है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है, ये इस तरह की अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा लीवर है इसके अंदर एक होता है पित्ताशय यकृत के अंदर, और ये हमारी जो होती है ये होती है परिशेषिका, जिसने आपने नाम सुना होगा अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स, आपने नाम सुना होगा, कई बार ऑपरेशन किया जाता है अपेंडिक्स का, ठीक है। ये होती है हमारी, क्या होती है, अपेंडिक्स होती है। तो ये हमारा क्या है, पाचन तंत्र का डायग्राम है। नेक्स्ट इसके बाद में हम समझते हैं पाचन तंत्र के बारे में, एक एक चीजें को अच्छी से समझना है। देखिएगा, बहुत ही आसान से तरीके से आप सुनेंगे तो पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। ये हमारे एक बॉडी का पार्ट है और हम इसको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा कैसे प्रोसेस चलता है, अंदर हमारे क्या फिल्म चलती है जब हम खाना खाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख जो है उसका कार्य स्टार्ट होता है। ये हमारे आहार नाल का सबसे पहला भाग है, अग्र भाग है, आगे का भाग है। सबसे पहला भाग कौन सा है, हमारा मुख है, यहीं से तो खाना स्टार्ट होता है। यहां पर भोजन को चबाने और लार के साथ मिलाने का काम होता है। हम भोजन, दांतों के द्वारा हम भोजन को चबाते हैं और जीभ के द्वारा उसको लार के साथ मिलाते हैं। हम जैसे ही हम भोजन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मुंह में लार आती है। वो लार और भोजन को टुकड़ों में तोड़ के उसको मिक्स करने का काम हमारा दांत और जीभ करते हैं। उसके बाद में हमारे मुख में ही एक ग्रंथि होती है जिसको हम लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि कहते हैं। ये लार प्रोड्यूस करती है हमारे। जैसे ही हम देखते हैं ना, कहीं अच्छा खाना देखा हमने, कोई बहुत वाला अपनी फेवरेट डिश हमें दिखाई दी तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। वो पानी एक्चुअल में क्या होती है, वो लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एक लार होती है। लार होती है, क्या होती है, लार होती है, जो लार का उत्सर्जन करती है, लाला ग्रंथि। ये लार जो है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, इस लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम एमिलेस एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिलेस। तो आपसे पर्सन पूछा जाता है हमारे लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, ठीक है। और ये हमारी लार ग्रंथि कहां पर होती है, मुंह के ऊपर वाले हिस्से में होती हुई, ठीक है। मुंह में होती है। जो एमिलेस एंजाइम क्या होता है, लार के अंदर एमिलेस एंजाइम होता है और ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। ये जो एमिलेस एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है।
तो भोजन को चबाने के दौरान जीवा है यानी जीभ जो है वो भोजन के साथ लार को मिलाने का काम करती है। इतनी फिल्म हमारे मुंह के अंदर चलती है। देखिएगा मुंह के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमारे आहार नाल का अग्र भाग है, सबसे आगे का भाग है। दूसरा क्या है, यहाँ पर भोजन को चबाने का और लार मिलाने का काम होता है। तीसरा हमारे लार के अंदर एमिलेस एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। और जीभ जो है वो इसके भोजन को लार के साथ मिलाने का काम करती है, ताकि हमें भोजन लार के साथ इसलिए मिलाया जाता है ताकि भोजन निकलने में आसानी हो, वो थोड़ा गीला हो जाए। उसके बाद में आता है ग्रसिका और ग्रास नली। देखो उसके बाद में यहां से भोजन होते हुए ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। तो ये दोनों जो ग्रसिका और ग्रास नली है इसमें किसी तरह का पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। यहां से क्या होता है, भोजन को धीरे धीरे धकेल के आगे भेजा जाता है। और ये जो धीरे धीरे धकेल के आगे भेजने की जो गति है इसको हम कहते हैं क्रमाकुचन गति। क्रमाकुचन गति क्या कहते हैं, क्रमाकुचन गति। तो आपसे पूछा जाता है हमारा भोजन है वो किस गति से आगे बढ़ता है, तो क्रमाकुचन गति है। आमाशय तक पहुंच जाता है धीरे धीरे, ग्रसी से ग्रास नली से होते हुए कहां तक पहुंच जाता है, आमाशय से पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, आमाशय को। क्रमाकुचन गति पूरे भोजन नली में होती है, पूरे भोजन नली में, क्योंकि भोजन को आगे 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 क्या करता रहता है, भेजना रहता है। ग्रास नली के शीर्ष भाग पर जो हमारी ग्रास नली है यानी ग्रसिका और ग्रास नली यहां पर जॉइंट है, वहां पर एक क्या होता है, एक स्पेशल तरह का वॉल्व लगा होता है। वॉल्व मतलब जैसे हम पानी खोलने और बंद करने का काम करते हैं ना, वैसा वॉल्व लगा होता है। इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, या तो हम इसको घाटी ढक्कन कहते हैं या फिर एपिग्लोटिस कहते हैं। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। यहां पर इस वॉल्व का क्या काम है, तो यहां पर देखिएगा बच्चों, इस वॉल्व का काम है यहीं से ही हमारी ये जो आगे ग्रसनी है ना, सांस लेने का काम भी यहीं से होता है। ठीक है, यहां तक तो सांस वाला सिस्टम भी सेम है और यहां तक हमारा भोजन वाला सिस्टम ये सेम है। आगे से भाग अलग अलग होता है। तो देखिएगा जैसे मान लो यहां से आगे दो भाग है, तो ये घाटी ढक्कन क्या करता है, यह मान लो हमारी भोजन वाली नली है, ठीक है, और ये हमारी सांस वाली नली है इधर वाली। तो ये क्या करते हैं, जैसे हम भोजन को निकलने लगेंगे तो ये सांस नली को बंद कर देगा ताकि हमारा भोजन सांस नली में नहीं चला जाए, सांस नली में नहीं चला जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है बच्चों, कभी कभी हम जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं तो गलती से हमारा भोजन सांस नली में चला जाता है और फिर हमें हिचकी आने लग जाती है। तो हिचकी क्यों आती है, तो देखिएगा भोजन जो गलती से हमारा किस में चला गया है, सांस नली में चला गया है। देखो घाटी ढक्कन है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये खुला रहता है, जैसे ही हम भोजन को निगलेंगे तो ये उस सांस नली को बंद कर देगा ताकि भोजन उस सांस नली में नहीं चला जाए। ठीक है, तो भोजन किस में जाएगा, फिर हमारी भोजन वाली नली में ही जाएगा। तो ये क्या करता है, जो भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। इसके बाद में देखिएगा अगला होता है आमाशय में पाचन। उसके बाद में भोजन, ये वाला भाग देखो हमारा क्या है, ये वाला भाग है आमाशय। अब ये हमारे शरीर का हमारे पाचन का सबसे चौड़ा भाग है, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। इसके अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि, जो जठर रस का स्त्रावण करती है। जठर रस आपने पढ़ा होगा, हमारे जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर अम्ल क्षार के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ये क्या करता है, जठर रस 3 प्रकार के रसायन उत्सर्जित करता है। एक होता है HCl अम्ल, एक होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है श्लेष्मा। ये HCl अम्ल क्या करता है, हमारे भोजन को अम्लीय कर देता है। क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। आपको पता है जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस स्रावित किया जाता है, जिसका मान लगभग पीएच का मान 1.2 होता है, बहुत ज्यादा पीएच का मान होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे भोजन को अम्लीय कर देता है। एक तो ये अम्लीय करने का कारण क्या है, भोजन अम्लीय क्यों करता है, इसका भी रीजन है कि एक तो ये भोजन को पचाने में सहायता करता है, दूसरा क्या करता है, हमारे भोजन के साथ कुछ हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह चले गए हैं उसको भी क्या कर देता है, वहां खत्म कर देता है। दूसरा क्या है, इसके अंदर होता है पेप्सिन एंजाइम। इस जठर रस के अंदर ही 3 प्रकार के रसायन होते हैं, एक HCl अम्ल, पेप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का। और इसके अंदर एक होता है श्लेष्मा। ये श्लेष्मा क्या करती है, ये अम्ल से रक्षा करती है। अब ये देखो, ये जो अम्ल है बहुत पावरफुल है। आपको पता है ये जो अम्ल बना है, ठीक है, HCl अम्ल, यहां जठर रस द्वारा HCl का मान तो बहुत खतरनाक होता है। तो ये क्या करता है, इसका पीएच का मान लगभग 1.2 के आसपास होता है। जठर रस जो है इसका मान 1.2। तो ये हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचा देगा, शरीर को ही क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो ये क्या करता है, श्लेष्मा क्या करती है, ये अंदर की एक लेयर बना देती है जिससे हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता है। ये श्लेष्मा क्या है, इस अम्ल से हमारे बॉडी को रक्षा करती है, जो हमें इस शरीर से इस अम्ल को बचाती है। उसके बाद में भोजन जो पहुंचता है हमारी छोटी आंत के अंदर, किस में पहुंचता है, छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत में हमने देखा था यकृत के अंदर एक ग्रंथि होती है पित्ताशय। कौन सी, पित्ताशय ग्रंथि हमने देखा था। ये हमारा क्या है, यकृत है। ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, एक ग्रंथि है जिसको हम पित्ताशय ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि, पित्ताशय ग्रंथि। इसके द्वारा जो रस का स्त्रावण होता है वो है पित्तरस। कौन सा,
पित्ताशय ग्रंथि द्वारा पित्तरस का स्त्रावन होता है। इसमें भी 3 प्रकार के रसायन होते हैं। एक जो रसायन है वो भोजन को क्षारीय बनाता है, ये अम्लीय बना दिया था, अब वापस क्षारीय बनाना जरूरी है ताकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना देते हैं, लवण, जो होता है उदासीन। यानी ये भोजन को क्या कर देगा, वापस उदासीन कर देगा। क्या कर देगा, वापस उदासीन करने का काम। दूसरा है भोजन को खंडित करना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। देखो वैसे तो हमने दांतों से भोजन चबाया था, लेकिन कभी कभी हम भोजन को या कभी कभी हम नॉर्मली भोजन को ज्यादा नहीं चबाते हैं, लेकिन जब पाचन के लिए तो हमें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। ठीक है, वैसे भी हमें भोजन को बहुत अच्छे से चबा के खाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं ताकि इसका काम क्या हो जाए, कम हो जाए। यहां पर बाकी जो भोजन है उसको खंडित किया जाता है, और जो वसा है, हम भोजन में जितने भी तेलीय पदार्थ, उसमें तेल से संबंधित, घी से संबंधित जो भी पदार्थ होते हैं उसमें होती है वसा। वसा का क्या होता है, इमल्सीकरण। इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा को भी छोटे छोटे खंडों में तोड़ देती है। ये रसायन जो है पित्तरस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, दूसरा भोजन को खंडित करता है, और वसा का इमल्सीकरण मतलब वसा को भी क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है उसके अंदर। यहां तक समझ में आ गया। फिर क्या होता है, इसके अंदर एक और ग्रंथि होती है छोटी आंत के अंदर ही, अग्नाशय ग्रंथि। ये देखिएगा डायग्राम, ये जो ग्रंथि है ये येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है, येलो कलर वाली, ये कौन सी ग्रंथि है, ये है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय। अग्नाशयी ग्रंथि में भी दो अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है, जिसमें 2 प्रकार के रसायन है। अग्नाशयी रस में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम और दूसरा होता है लाइपेज एंजाइम। पहला कौन सा है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो सर कहेंगे स्टार्ट में हमने देखा था प्रोटीन का पाचन तो वहां भी हो रहा है। देखिएगा एक बार में ही सभी पाचन नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पाचन होता रहता है। तो यहां पर बाकी प्रोटीन का पाचन ये एमिलेस एंजाइम करता है, और लाइपेज एंजाइम है वो इमल्सीकृत, यानी हमने वसा को यहां इमल्सीकरण किया था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही तोड़ा था, पाचन थोड़ी हुआ था यहाँ पे। तो ये क्या करता है, यहाँ पे उस इमल्सीकृत वसा का क्या कर देता है, पाचन कर देता है, उसको पचा लेता है। उसके बाद में आंतर रस में, यानी इसके लास्ट भाग में, छोटी आंत के लगभग बीच वाले भाग में, ये हमारे, एक तो देखो छोटी आंत जो है वो हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, इसके अंदर ये सबसे लंबा भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर यकृत ग्रंथि होती है, इसके ऊपर यकृत ग्रंथि जुड़ी होती है, जिसमें कौन सा होता है, पित्ताशय ग्रंथि होती है। यकृत में पित्ताशय ग्रंथि जो पित्तरस का स्त्रावन करती है, भोजन को क्षारीय, खंडित और इमल्सीकृत वसा करती है। दूसरा इसके भाग में होता है अग्नाशयी ग्रंथि होती है, और इसके बीच वाले भाग में लगभग छोटी आंत के मिडल पार्ट में क्या होता है, एक आंतर रस होता है, जिसमें एंजाइम जो होता है वो क्या काम करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। यहां पे आंतररस से भी जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं वो प्रोटीन को क्या करता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है, और जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में बदल देता है। हमने जो भोजन किया था उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज में बदलने का काम यहां होता है। और जो वसा है उसको क्या करता है, जो वसा है उसको वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा अम्ल किस में, ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो यहां पे ये जो आंतररस है ये क्या काम करता है, देखिएगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बना देता है, और जो वसा है उसको वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब ये क्या हो गया है, हमारा भोजन का पाचन हो गया है, भोजन का जितना पाचन होना था वो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, हमारे शरीर का जो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, वो है हमारा आमाशय, ये सबसे लंबा भाग है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर लिया, लगभग हमारा पाचन होना था वो हो गया। अब भोजन पहुंच चुका है छोटी आंत के अंतिम भाग में, बड़ी आंत में नहीं गया, छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंच गया। छोटी आंत के अंतिम भाग में क्या होता है, जो अंतिम भाग है, मान लो ये नाल है, इसके अंदर दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, इसके दोनों तरफ छोटे छोटे बाल जैसी संरचना बनी होती है इसके अंदर, इस तरह से। ये छोटी आंत के अंदर का भाग है, छोटी आंत वाली नली है उसके अंदर का भाग है, ये इस तरह से छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है। अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंच चुका है। इस भाग में उंगलीनुमा पर्वत होते हैं। उंगलीनुमा पर्वत मतलब ये छोटी छोटी रोम जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको दीर्घ रोम कहा जाता है। ये छोटी आंत के अंतिम भाग में ये जो उंगलीनुमा पर्वत निकले होते हैं, बाल जैसी छोटी छोटी संरचना बनी होती है, इसको हम दीर्घरोम कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, हम जो हमने भोजन किया था वो पच गया है, अब उस पचित भोजन का अवशोषण करते हैं, उसको पकड़ के, और क्या करते हैं, उसको पकड़ के हमारे रक्त में यानी ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाता है। तो ये भोजन को भी कोशिकाओं के सभी भागों तक, यानी प्रत्येक शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब भोजन हमारे प्रत्येक कोशिका को चाहिए, चाहे वो पैर की कोशिका हो, सिर की कोशिका हो, हाथ की कोशिका हो, कहीं पर भी हमें क्या है, प्रत्येक कोशिका अगर जीवित रहनी है तो उसको भोजन की जरूरत है। ठीक है, तो वो भोजन क्या करता है,
ये जो दीर्घ रोम ने भोजन का अवशोषण किया है वो भोजन को अवशोषित करके हमारे रक्त में डाल देते हैं और रक्त हमारा क्या काम करता है, उस भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर उसका काम क्या है, अब वो भोजन पहुंचा तो उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, नए उत्तक बनेंगे। ठीक है, और पुराने उत्तकों की मरम्मत की जाएगी, उसको वापस रिपेयर किया जाएगा। अगर मान लो कोई उत्तक खराब हो चुका है तो उसको वापस रिपेयर भी किया जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा, छोटी आंत के अंदर पाचन। अब पहुंचता है भोजन हमारा बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, अब जो भोजन जितना पचना था उतना पच गया। ऐसा नहीं है कि हम जितना भोजन खाते हैं वो सारा ही पचेगा, नहीं। ठीक है, अब जो भोजन नहीं पचा है, वो भोजन जो नहीं पचा है वो क्या होता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। किस में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में, जिसमें जल का अवशोषण कर लिया जाता है, उसमें से जल का अवशोषण कर लिया जाएगा और जो अपचित भोजन है उसको मलाशय में भेज दिया जाएगा। कहां पर भेज दिया जाएगा, ये जो मलाशय वाला भाग है यहां पर भेज दिया जाएगा, जहां गुदा द्वार द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब क्या है, अब इसको हम गुदा द्वार द्वारा क्या कर देते हैं, जो मल द्वार है हमारा उससे क्या कर देते हैं, वो अपचित भोजन, जो भोजन हमारा नहीं पचा है उसको हम क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। यहां पर भी एक वॉल लगा होता है, गुदा अवरोधनी वॉल। ये हमारा माइंड जो है उसको नियंत्रित करना है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम, उस वॉल द्वारा हम चाहते हैं तब उसको क्या करते हैं, अपचित भोजन को शरीर से बाहर कर सकते हैं। तो ये था हमारा किसका, पाचन तंत्र का भाग। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट तंत्र की बात करते हैं, वो है श्वसन तंत्र। किसके बारे में बात करेंगे, श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो श्वसन है ये क्या होता है। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। सांस लेना क्या होता है, पचित भोजन। अब जो हमने भोजन पचाया है, भोजन किया है, उसका क्या हो गया है, पाचन हो गया है। पचित भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब जब हम भोजन किया है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यानी हम जब भोजन किया है उससे हमें ग्लूकोज मिला है। अब हम क्या करेंगे, भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वो हमें सांस द्वारा मिलेगी। तो पचित भोजन का जब ऑक्सीजन मिलती है, देखो सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। अब हम सांस के साथ क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जुड़ना मतलब इसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, जिससे क्या बनता है, जल बनता है और CO2 बनती है और साथ में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। साथ में क्या बनती है, ऊर्जा। इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। पचित भोजन के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलती है, पचित भोजन के ऑक्सीकरण से CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवायवीय श्वसन और एक होता है वायवीय श्वसन। वैसे तो आपको नाम से ही पता चलता है। देखो इसकी अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, CO2 बनता है, जल बनता है, प्लस क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। CO2 जल और ऊर्जा बनती है। तो भोजन हमने किया किस लिए था, ऊर्जा के लिए, तो हमें ऊर्जा मिली। अब देखिएगा, हमने कहा अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन वाले, 6 कार्बन का ग्लूकोज। पहले इसको यहां से समझ लेते हैं, इस डायग्राम से। ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं, फिर हम दूसरा समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, हमारे भोजन के द्वारा हमें ग्लूकोज मिला। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है कोशिका द्रव्य के अंदर। किसके अंदर होता है, सबसे पहले देखिएगा, कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होता है और पाइरुवेट में बदलता है। आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। यहां कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन, तो इसलिए लिखा है 6 कार्बन का अणु। वहीं पाइरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का अणु होता है। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का अणु होता है। तो पहले ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी शोषण हो जाता है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सांस ले लेते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, ये होता है यीस्ट कोशिका में। यीस्ट कोशिका आपको याद रखना है, किस में होता है, यीस्ट कोशिका में इस प्रकार का शोषण होता है। आपसे पूछा जाएगा अवायवीय शोषण जो है वो कौन से प्रकार की कोशिका में होता है, तो याद रखना है यीस्ट में। ऐसा शोषण जब होता है तो इस शोषण के द्वारा एक तो एथेनॉल बनता है, क्या बनता है, एथेनॉल, और एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनती है ऊर्जा। साथ में क्या बनती है, ऊर्जा। अब ये जो ऊर्जा बनी है, ये जो एथेनॉल बना है, ये 2 कार्बन का क्या है, परमाणु है, क्योंकि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये क्या है, एथेनॉल। तो इसके अंदर देखो कार्बन 2 है, इसलिए लिखा है 2 कार्बन अणु है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन होता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो पाइरुवेट से क्या क्या बनता है, एक तो एथेनॉल बनता है, CO2 बनती है और साथ में ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। वहीं जो ऑक्सीजन, जो श्वसन वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो कोशिका के कौन से भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है कि इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
हमारे कोशिका का एक भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर होता है कौन सा, ये हमारा होता है वायवीय शोषण। कौन सा होता है, वायवीय शोषण, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, हमारे अंदर होता है। इसमें क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। CO2 जल और ऊर्जा बनती है। एक प्रकार का अवशोषण होता है, वो होता है ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में जो शोषण होता है वो हमारे अंदर भी हो सकता है। देखिएगा, जैसे हम बात करें सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, तो देखिएगा क्या होता है जब हमें कभी मान लो ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा भागना पड़ा। जैसे मान लो हम रास्ते से जा रहे थे और मान लो हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया है, तो हम क्या करेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे। मान लो भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है, मान लो ऐसे करते करते हम 2-3 किलोमीटर भाग लिए। अब हम रुकेंगे, 2-3 किलोमीटर भागने के बाद में मान लो वो पीछे छोड़ दिया उसने, ठीक है, काटा नहीं है, उसने पीछा छोड़ दिया। अब क्या होगा, जब शाम को हम सोने जाएंगे तो उस समय हमारे क्या होंगे, मांसपेशियां जो मसल्स है हमारी, वो क्या करेगी, दर्द करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी, दर्द करने लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा जब हम दर्द करने लग जाएगी तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारे जो मांसपेशियां थी उनको क्या थी, जिस समय भाग रहे थे, नॉर्मली हमारा डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है, तो उस समय हमें मांसपेशियों के अंदर बहुत ज्यादा हमें क्या थी, ऊर्जा की जरूरत थी। अब वो ऊर्जा क्या, अब ऊर्जा तभी बनेगी जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऊर्जा बनेगी नहीं। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन की अभाव में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में उसने शोषण कर लिया, जो शोषण हमारी मांसपेशियों में होता है। कहां पर होता है, पेशीय कोशिका में, मांसपेशियों की कोशिका होती है उसके अंदर हो जाता है। उसमें हमारे शरीर के अंदर क्या बन जाता है, एक अम्ल बन जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। तो ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब कमी में जो शोषण होता है, उसके अंदर एक लैक्टिक अम्ल बनता है और साथ में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ये लैक्टिक अम्ल है वो क्या है, 3 कार्बन का अणु है। अब ये लैक्टिक अम्ल के साथ हमें ऊर्जा मिल रही थी, वो तो मिल गई, लेकिन ये लैक्टिक अम्ल है। अब ये अम्ल हमारी कोशिकाओं में बन चुका है, मसल्स के अंदर बन चुका है। इस अम्ल के कारण हमें बाद में क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ग्लूकोज है, पहले पाइरुवेट में बदलता है, पाइरुवेट से क्या है, अवायवीय शोषण भी होता है। जो यीस्ट कोशिका में होता है वायवीय शोषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो ऑक्सीजन के अभाव में होता है हमारी पेशीय कोशिका में होता है। इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है, जबकि इसके अंदर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। ठीक है, अब आइएगा वापस इसको समझते हैं। तो मैंने क्या कहा था, अवायवीय शोषण, इस प्रकार के शोषण में ग्लूकोज जो है वो पहले पाइरुवेट में बदलता है। हमने कहा पाइरुवेट में बदल गया 3 कार्बन के। इसके बाद में वो किस में बदलता है, एक तो एथेनॉल बनता है, एक CO2 बनती है। एथेनॉल और CO2 में बदलता है, और इसके साथ में क्या बनती है, कुछ ऊर्जा बनती है। इसके साथ में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का विखंडन किसमें हुआ है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसलिए इसको अवायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय। देखिएगा यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12O6, यहां पर क्या बना, एथेनॉल, CO2। यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी क्या, ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है। और इसके अंदर ध्यान रखना, यह शोषण किण्वन के समय यीस्ट कोशिका में होता है। किण्वन के समय किसमें होता है, यीस्ट कोशिका में। और कोशिका में कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह कोशिका प्राय, ये क्या है, शोषण निम्न श्रेणियों के में जीव, जो लो कैटेगरी के छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का शोषण पाया जाता है। साथ में बात करें वायवीय शोषण, तो वायवीय शोषण क्या होता है, इस क्रिया में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसके बाद में क्या बनता है, जल बनता है, CO2 बनती है और ऊर्जा बनती है। जल, CO2 और ऊर्जा बनती है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वायवीय शोषण कहेंगे। देखिएगा ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो एक तो H2O बन रहा है, CO2 बन रही है और ऊर्जा बन रही है। ठीक है, ये कहां पर होती है संपन्न, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में क्या होती है, अधिक ऊर्जा मिलती है। इससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। जितनी उससे मिल रही है उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा हमें वायवीय शोषण में मिलती है। एक पर्सन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए, तो इस तरह का लिखते हैं, अवायवीय शोषण, इधर लिखेंगे वायवीय शोषण। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय मतलब उपस्थिति में। ये क्या होता है, इसमें क्या बनता है, एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा बनती है, जबकि इसमें जल, CO2 और ऊर्जा बनती है। इसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा कम होती है, जबकि इसके अंदर ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है। साथ में ये क्या है, ये यीस्ट कोशिका के अंदर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, ये उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। ये बड़े जीवों में पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर, इंसानों के अंदर, बड़े जीवों के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार आप इसके अंदर अंतर भी बता सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं हमारे अंदर शोषण कैसे होता है, मानव में शोषण तंत्र कैसे काम करता है। तो मनुष्य का मुख्य शोषण अंग कौन सा है, वो है फुफ्फुस या फेफड़े। शोषण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, वो है फेफड़े। ठीक है, अतः मनुष्य में फुफ्फुसीय शोषण पाया जाता है। फुफ्फुसीय मतलब फेफड़ों से होने वाला शोषण पाया जाता है। जैसे मछलियों के अंदर किससे होता है, गिल्स से, गलफड़े जो होते हैं, तो उसमें गिल्स
श्वसन पाया जाता है। ठीक है, गलफड़े श्वसन पाया जाता है, जबकि इंसानों के अंदर क्या होता है, फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस होते हैं, तो फुफ्फुसीय श्वसन पाया जाता है। अब देखो श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? नासाद्वार, उसके बाद आता है ग्रसनी जो पाचन तंत्र के विभाग था, उसके बाद था वहां पर आता है ग्रास नली, यहां आता है श्वास नली। कौन सी? श्वास नली। उसके बाद आता है श्वसनी, श्वसनिकाएं, और फिर फुफ्फुस या फेफड़े। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा नाक वाला भाग होता है, इसको हम नासाद्वार कहते हैं। ठीक है, फिर यहां से ये जो भाग है ये हमारा कहलाता है ग्रसनी। फिर यहां से ये जो भाग है, ये जो उभरा हुआ भाग है, यहां पर आप हाथ लगा के देखो, ये उभरा हुआ भाग, ये हमारा होता है कंठ। ये क्या होता है? कंठ होता है, या हमारा स्वर यंत्र होता है। हमारी जो आवाज है, जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज यहां से बन रही है। ये जो वॉइस सिस्टम है वो यहां पर लगा हुआ है, जिसको हम कंठ कहते हैं। इसके नीचे का भाग जो है ये कहलाता है हमारी, क्या कहलाता है? सांस नली। क्या कहलाता है? सांस नली। और ये सांस नली में क्या लगाते हैं? उपास्थि वलय लगे होते हैं। उपास्थि वलय का मतलब आप समझते हो, सी आकार के कच्ची हड्डी के लगे होते हैं, ताकि ये अंदर से क्या होती है, ये नली बहुत चिकनी होती है, बहुत चिकनी। तो जब वायु रहित हो जाती है, जब इसके अंदर अपन सांस अंदर खींच के कुछ समय के लिए खाली हो जाती है, उस समय ये आपस में चिपक नहीं जाए। अगर चिपक जाएगी तो बहुत चिकनी है, फिर दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको चिपकने से रोकते हैं उपास्थि वलय। अब उसके बाद में ये वाला भाग क्या कहलाता है हमारा? श्वास नली। श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, अपनी अपनी तरफ के फेफड़ों में बढ़ जाती है, उसको कहते हैं श्वसनी। और यह श्वसनी आगे जाकर बहुत सारी अलग अलग ब्रांचों में बढ़ जाती है, जिसे हम श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। और ये श्वसनिकाओं के अंतिम भाग में ऐसे गुब्बारे जैसी संरचना बनी हुई है, देखो बलून जैसी संरचना बनी होती है, जिसको हम कुप्पिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कुप्पिकाएं। और ये इधर वाला भाग है, ये जो हमारा एक फेफड़ा हो गया, दूसरा भाग ये दूसरा फेफड़ा हो गया, इस तरह से। इसके नीचे वाला भाग ये डायाफ्राम लगा रहता है, जिसके खींचने और सिकुड़ने से हम सांस अंदर और बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको एक एक को समझते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, नासाद्वार द्वारा हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, नाक के बगैर मुंह से भी सांस ले सकते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन में। ठीक है, जैसे हमें जुकाम लग जाता है, कई बार नाक से सांस नहीं आता तो मुंह से सांस ले सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, देखो नाक से जो सांस लेते हैं तो नाक के अंदर क्या होता है, नासाद्वार द्वारा अंदर लेना, नासा मार्ग में महीन, एक तो महीन बाल होते हैं और श्लेष्मा होती है। देखो नाक के अंदर आप देखोगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बाल फालतू काम नहीं है, वो हमारे एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। जो धूल मिट्टी के कण वगैरह दूसरे हानिकारक इसके अंदर कुछ दूसरे कण चले जाते हैं, उसको रोकने का काम। और इसी के अंदर नाक के अंदर वाले भाग में कुछ श्लेष्मा होती है, जो चिकना पदार्थ होता है, ये उस कणों को अपनी तरफ चिपका लेता है। ठीक है, तो ये काम होता है। जबकि हम मुंह से सांस लेंगे तो हमारे क्या होगा, एयर जो है यानी वायु जो है वो क्या नहीं होगी, फिल्टर नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इस तरह से फिल्टर नहीं होगी, बस वे फेफड़ों में जैसी की जैसे सांस ले रहे हैं वैसे अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे नाक का काम। उसके बाद में ग्रसनी, ये हमारे क्या होता है, जैसे हमने सांस लिया तो ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका में, यहां पर क्या लगा होता है आपको पता है? ग्रसनी के अंतिम भाग में एक वॉल लगा होता है, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन को भोजन नली में भेजने का काम और सांस को सांस नली में भेजने का काम यहीं पर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सांस नली। सांस नली में अनेक उपास्थि वलय होते हैं। उपास्थि वलय का मतलब ये समझते हैं कच्ची हड्डी होती है। ठीक है, इसे वायु रहित होने पर चिपकने से रोकते हैं। ये वाला भाग है, ये क्या है, हमारा सांस नली है, जो वायु रहित मतलब बिना वायु, खाली वायु, जब वायु नहीं है तब आपस में चिपकने से रोकता है। इसके बाद में क्या होता है, श्वसनी। देखो सांस ऐसे एरो लगा रखा है, मतलब ऐसे ऐसे जाता रहता है। सांस नली से वायु श्वसनी द्वारा अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में, फुफ्फुस में प्रवेश करता है। अब ये दोनों ब्रांचें, एक इधर वाली इधर वाले फेफड़े में जाएगी, उधर वाले फेफड़े में जाएगी। ये दो भागों में बढ़ गई, इसको हम क्या कह देते हैं, एक इधर वाले फेफड़े में जा रही है, एक उधर, दो भागों में बढ़ती, इसका नाम चेंज हो गया। वो हम क्या दे, पहले सांस नली था, अब श्वसनी हो गया। दो श्वसनियां अपने अपने फेफड़ों में जा रही है हवा लेके। उसके बाद में वो जाकर अनेक अनेक ब्रांचों में बढ़ जाएंगे, उसको हम श्वसनिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, फुफ्फुस में प्रत्येक श्वसनी अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब फुफ्फुस के अंदर क्या है, ये जो श्वसनी गई थी ये आगे जाकर अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाओं के अंत में एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसे कुप्पिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कुप्पिका कहते हैं। गुब्बारे जैसी संरचना होती है, उसे कुप्पिका कहते हैं। कुप्पिकाओं में गैसों का विनिमय होता है। देखिएगा कुप्पिका कैसे है, ये समझ लो, इस तरह से ये आ रही, यहां से गुब्बारे जैसी सुनो, और यहाँ क्या है, बहुत सारी हमारी क्या है, रक्त वाहिनियां आती है। यहां पर क्या है, सांस के साथ हम क्या लेके आए थे, ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन वाला रक्त है, और CO2 वाला वहां पर क्या करते हैं, जो वाहिनियां CO2 गैस को लाकर यहां पर छोड़ देती है, वो वापस हम सांस के साथ बाहर निकाल देते हैं। और यहां से जो हमने सांस के साथ ऑक्सीजन ली, वो रक्त के साथ ऑक्सीजन लेके हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दी जाती है।
ये कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहाँ पर बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं, रक्त वाहिनियां आकर मिलती हैं यहाँ पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ने का काम और ऑक्सीजन को ले जाने का काम यहाँ से होता है। इसके बाद देखो, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है। जैसे सांस अंदर लिया तो हमारी क्या होगी, पसलियां जो है, चेस्ट जो है वो फूल जाते हैं और हमारा डायाफ्राम जो है वो चपटा हो जाता है। डायाफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, जिसके कारण वक्ष गुहिका में बड़ी हो जाती है। हमारा क्या होता है, अंदर फेफड़े फूल जाते हैं और फेफड़ों के अंदर क्या चली जाती है, वायु चली जाती है, कुपिकाएं भर जाती है। रुधिर शेष शरीर से CO2 कुपिकाओं को छोड़ने लाता है और रुधिर वाहिकाओं से कुपिकाओं को ऑक्सीजन लेकर, वहां पर क्या हो गया, जो रक्त वाहिनियां हैं वो CO2 ला कर वहां पर कुपिकाओं में छोड़ रही है और कुपिका से ऑक्सीजन वापस ले जाके हमारे शरीर तक पहुंचा रही है। रुधिर वाहिकाएं कुपिकाओं में ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। सांस चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव कुछ अवशिष्ट आयतन रखते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे फेफड़ों के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ वायु पहले से स्टोर रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा क्या रहती है, वहां पर स्टोर रहती है, जिससे ऑक्सीजन अवशोषण तथा CO2 के मोचन के पर्याप्त समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने सांस लिया फटाफट एयर फिल्टर होगी, ऑक्सीजन को लेकर चला गया, नहीं, उस प्रोसेस में कुछ समय लगता है और उस समय के में भी हमें ऑक्सीजन की तो जरूरत है ही। तो उस समय क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो पूर्ति ये जो स्टोर करके ऑक्सीजन रखी हुई है उससे करते रहते हैं। तो ये था हमारा क्या, श्वसन तंत्र। इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे हमने श्वसन तंत्र देखा, पहले पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अब हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र, वहन। मनुष्य में वहन किसका होता है, हमारे शरीर में जो रुधिर है वो किस किस का वहन करता है, भोजन को लाने ले जाने का काम, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम, वर्ज्य पदार्थों का वहन, ये सब किसके द्वारा होता है, रुधिर का काम है। जैसे हमने देखा अभी ऑक्सीजन को ले जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाके छोड़ रहा है, वो वर्ज्य पदार्थ है। ठीक है, भोजन को इधर उधर ले जाने का काम भी रक्त के द्वारा होता है। रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी। तरल का मतलब क्या होता है, लिक्विड। संयोजी मतलब मिलकर बना हुआ कोशिकाओं से। ठीक है, रुधिर के दो भाग होते हैं हमारे रक्त के, एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। तरल भाग जो होता है, तरल माध्यम जो होता है वो प्लेज्मा होता है। क्या होता है, जो प्लेज्मा होता है वो तरल भाग होता है, और जो ठोस माध्यम होता है वो हमारे रक्त की कोशिकाएं होती है, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये छोटे छोटे कणों के रूप में होती है। ये ठोस भाग होता है हमारे रक्त का। तो रक्त के अंदर एक तरल भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। तरल भाग प्लेज्मा होती है, जबकि ठोस भाग कोशिकाएं होती है। तो प्लेज्मा का काम क्या है, भोजन, CO2 तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप से वहन करता है। ठीक है, ये प्लेज्मा। ऑक्सीजन को लाल रक्त कणिकाएं ले जाती है। ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम RBC कहते हैं। क्या कहते हैं, RBC। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। लवण वगैरह जो अन्य इनकी जरूरत पड़ती है, उनका वहन भी किसके द्वारा होता है, रुधिर द्वारा। रुधिर को सभी ऊतकों तक भेजने तथा मरम्मत करने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। अब ये क्या है, हमारे शरीर के सभी भागों तक क्या है, रक्त को पहुंचाना है। जैसे मान लो एक खेत है, खेत में हमने ट्यूबवेल खुदवा रखा है, अब हमें पूरे खेत में पानी लगाना है, तो हमें क्या है, सीधा पाइप लगा देंगे तो चला जाएगा, नहीं। अब पानी भेजने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एक यंत्र की जरूरत है, एक मशीन की जरूरत है, एक मोटर की जरूरत है। वो मोटर क्या करेगी, सभी भागों तक, सभी तक क्या करेगी, पानी भेजेगी। एक पंप की जरूरत है, तो वो यहां पर पंप जो हमारे शरीर के अंदर काम करता है वो होता है हमारा हृदय होता है। कौन सा होता है, हृदय। तो अब हम बात करेंगे हृदय के बारे में। तो ये जो यंत्र है हमारा हृदय, हृदय एक पेशी अंग है। पेशी अंग का मतलब सिर्फ मांसपेशियों का बना होता है, इसमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय, बस ये मेरी बंद मुट्ठी है तो इतने आकार का मेरा हृदय। तो सभी क्या हृदय कितना होता है, एक मुट्ठी के आकार का ही होता है, इतना सही। रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। रुधिर जो है वो ऑक्सीजन वाले रक्त को भी ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को भी लाने ले जाने का काम करता है। अतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय के 4 कक्षों में बांटा गया है। अब ये आपस में मिक्स नहीं हो जाए, मिक्स हो जाएगा तो फिर काम का क्या रहेगा। ठीक है, तो मिक्स होने से रोकने के लिए हमारे शरीर को 4 कक्षों में बांटा गया है। कितने कक्षों में, 4 कक्षों में। पहले ये समझ लो, हमारे शरीर को इधर वाले भागों को हमने क्या कर दिया, बांट दिया। ऐसे इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको 4 भागों। पहले ये समझ लो, इधर ऐसे हमने बांटा है, ऐसे हमने बांट दिया। ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। अब इसको हमने 4 भाग ऐसे बांट दिए, तो ये हमारा हो गया बायां अलिंद। ये वाला भाग, ये वाला भाग हमारा बायां अलिंद कहलाता है, ये कहलाता है बायां निलय। ये हमारा कहलाता है दायां अलिंद, ये कहलाता है दायां निलय। तो ये हमने 4 भाग हैं हृदय के, 4 मुख्य खंड ये हैं 4।
ठीक है। तो 4 कक्ष बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। अब देखो ये रक्त हमारा जो है इसके अंदर कैसे प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। तो देखिएगा हृदय की स्पंदन क्रिया, हृदय स्पंदन क्रिया नीचे दिए गए विभिन्न चरणों में हो से समझते हैं। अब क्या है स्पंदन की क्रिया, यानी हृदय धड़कन जो है वो किस प्रकार से ये क्रिया होती है इसको हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमारा फेफड़ों से शुद्ध होकर रक्त आया है वो किस में आएगा, बाएं आलिंद के अंदर, यहां से आ जाएगा। जो हमारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर बाएं आलिंद के अंदर ऑक्सीजन वाला आया है। इसको ऐसे बना लेते हैं, ये ऑक्सीजन वाला रुक यहां पर आ गया, ठीक है, बाएं आलिंद के अंदर। अब बाएं आलिंद के अंदर आने के बाद बायां अनिल क्या होगा, सिकुड़ेगा और ये क्या करेगा, फैलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां के द्वारा इसमें चला जाएगा, बाएं नीले के अंदर चला गया। किस में चला गया, बाएं नीले के अंदर। अब ये बायां नीले जब वापस सिकुड़ेगा तो ये वॉल तो ऊपर वाला तो बंद हो जाएगा, तो ये यहां से होते हुए हमारे पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा, हमारे पूरे शरीर के अंदर सभी अंगों तक चला जाएगा। ठीक है, किससे चला गया है, सारे बायां नीले से पूरे शरीर के अंदर रक्त चला गया, सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। वहां पर रक्त का उपयोग कर लिया जाएगा और वहां पर क्या कर लिया जाएगा, उसके बाद में रक्त जो है वापस अशुद्ध रक्त आएगा। अशुद्ध का मतलब जिस रक्त के साथ क्या मिला हुआ होगा, अब रक्त के साथ CO2 मिला होगा। यहां तो ऑक्सीजन मिलकर रक्त आया हुआ है, यहां CO2 वाला रक्त सीधा किसके अंदर आया था, दाएं आलिंद के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, दाएं आलिंद के अंदर। दायां आलिंद जब सिकुड़ेगा तो बायां आलिंद फैलेगा, तो यहां से रक्त किस में चला जाएगा, ये दाएं नीले के अंदर चला जाएगा। दाएं आलिंद से जब सिकुड़ेगा तो दाएं नीले के अंदर क्या हो जाएगा, रक्त चला जाएगा। अब ये भी सिकुड़ेगा तो ऊपर वाला वॉल बंद हो जाएगा और यहां से हमारा सीधा किस में जाएगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा। किस में चला जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़े वापस क्या करेंगे, कुप्पिकाओं तक जाएंगे, कुप्पिका वहां से उसको CO2 को वहां छोड़ देंगे और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वहां छोड़ देंगे और ऑक्सीजन लेके वापस शुद्ध रक्त लेके किस में आ जाएंगे, वापस से बाएं नीले के अंदर आएंगे। तो ये सारा प्रोसेस के अंदर चलता रहता है। ठीक है, आप इसको एक एक स्टेप को पढ़ सकते हैं, ये चारों स्टेप हमने वैसे ही लिखे हैं। अब क्या होता है, यहां पर देखिएगा जो आलिंद की अपेक्षा नीले जो होते हैं उनकी पेशियां भित्ति मोटी होती है। ये देखिए यहां पर तो ये पतली लेयर है जबकि यहां पर मोटी है, क्योंकि यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। प्रेशर पड़ेगा तो ये आपस में क्या नहीं हो जाए, वहां से ब्रेक डाउन नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए, तो यहां पर क्या होता है, इसकी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रोसेस ज्यादा होता है। अतः नीले अलिंद या नीले संकुचन होने से इसके संयोजन व स्थिर वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकते हैं। यहां पर ये जो वाल्व लगे हुए हैं, ये वापस रक्त वापस उल्टी दिशा में नहीं चला जाए, इसको रोकने का काम ये वाल्व करते हैं। इसके बाद में देखो एक और प्रश्न पूछा जाता है, दोहरा परिसंचरण क्या होता है मनुष्य में। दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, जिससे क्या हमारा शुद्ध रक्त मतलब हम कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो, और अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें CO2 मिली हुई, ये हमेशा अलग अलग रहते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में परिसंचरण से हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। देखिएगा पहले हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ, रक्त सारा यूज हो गया, हमारे शरीर ये मान लो हमारा पूरे बॉडी के अंदर क्या हुआ, रक्त यूज हुआ। रक्त यूज होने के बाद में हमारे क्या हो गया, बाएं आलिंद के अंदर हमारा रक्त आएगा। किस में आएगा, हमारे बाएं आलिंद के अंदर। शरीर से सारा रक्त जो यूज हुआ है बाएं आलिंद के अंदर आया, अशुद्ध रक्त हृदय के अंदर आ गया। यहां से किस में जाएगा, बाएं नीले में जाएगा, और यहां से किस में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। किस में गया, फुफ्फुस में, ये फेफड़ों के अंदर गया। तो एक बार रक्त हमारे बॉडी से निकल चुका है, हृदय से निकल चुका है, फिर वहां फेफड़े इसको शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद फिर से इधर आएगा, किसमें, बाएं नीले के अंदर। फिर उसके बाद में किस में आएगा, ऊपर आलिंद में आएगा, फिर नीले में आएगा, फिर यहां से वापस हमारे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो देखो एक चक्कर के दौरान देखो ये लिखा हुआ है कि देखो यहां पर लिखा हुआ है मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में रुधिर को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। कितनी बार गुजरा है, 2 बार। पहली बार शरीर से समस्त अशुद्ध रक्त, पहली बार में क्या होता है, हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद के अंदर एकत्रित होता है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है, जो फेफड़ों में भेजा जाता है। दूसरी बार फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है, ये बाएं वाले आलिंद में आया, उससे बाएं नीले में जाता है और महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इस प्रकार रुधिर को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। एक चक्कर में कितनी बार, 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां कौन कौन सी होती है, 2 प्रकार की रुधिर वाहिनियां, एक धमनी एक सिरा। धमनी कौन सी होती है, वे रुधिर वाहिनियां जो शरीर के हृदय से, हमारे हृदय से रक्त को लिया और सभी इस भागों में भेज दिया, उसको हम कहते हैं धमनी। ठीक है,
उन्हें हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि प्रेशर से हमें क्या करना होता है, और लचीली होती है। प्रेशर के साथ हमें ब्लड को सभी भागों तक भेजना है, ठीक है। इसका रक्त दाब क्या होता है, अधिक होता है, और केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, जिसको फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, एक नाम है फुफ्फुसीय धमनी, उसको छोड़कर बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, धमनी नाम आ गया, इसका मतलब शुद्ध रक्त है। फुफ्फुसीय धमनी है, इसका मतलब अशुद्ध रक्त है। कौन सी होती है वो भी बताएंगे। इसके बाद हम सिरा की बात करते हैं। वे रुधिर वाहिनियां जो शरीर के सभी हिस्सों से रक्त को हृदय तक लेके आती है। ये हृदय से रक्त को सभी शरीर के हिस्सों तक भेजता है, उसके बाद वो रक्त यूज हो जाता है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त सारा लेके आने का काम करती है, वो होती है सिराएं, ठीक है, जिसे सिरा कहते हैं। इसकी दीवारें पतली होती है, ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रुधिरदार कम होता है। इसमें रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए वॉल्व होते हैं, एक ही दिशा में उल्टा नहीं बहे, इसके लिए वॉल्व लगे होते हैं। और केवल फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर, केवल एक फुफ्फुसीय सिरा छोड़कर बाकी सभी सिराओं के अंदर कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। यहां पर देखिएगा, ये जो देखिएगा हृदय के अंदर ये वाला जो सिरा है ना, इसको हम फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमारे फेफड़ों के अंदर अशुद्ध रक्त जाता है, और ये हमारी क्या है, फुफ्फुस सिरा है। लेकिन इससे क्या होता है, शुद्ध रक्त आता है। वैसे तो धमनी का मतलब होता है शुद्ध रक्त, लेकिन यहां से हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों से जोड़ती है, इसी फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, इसको फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद में हम देखते हैं प्लेटलेट्स का अनुरक्षण। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर क्या काम करती है। हमारे रक्त के अंदर तीन चीजें होती है, तीन प्रकार की कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स जो है रक्त स्त्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्त स्त्राव के समय रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध करती है। वैसे हमारे क्या होता है, रक्त जो है बाकी जो हृदय से जो रक्त है बाकी धमनियों के द्वारा क्या होता है, शरीर के सभी भागों तक भेजा। उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लो कहीं से हमारे कट लग जाता है तो फिर उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रक्त बाहर बहने लग जाएगा। अब ये प्लेटलेट्स क्या करती है, फटाफट वहां पर, वैसे तो हमारे शरीर में ये क्या करती रहती है, संचरण करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। वहां पर फटाफट क्या करेगा, हम देखते हैं रक्त बहता है तो थोड़ी देर में वहां पर रक्त क्या हो जाता है, जम जाता है, थक्का जम जाता है, जिससे वापस वो क्या हो जाता है, वहां से रिपेयर हो जाती है और वो प्रेशर वैसा ही बना रहता है। इसके बाद में हमारे शरीर में एक और तरल पदार्थ होता है जिसे हम लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लसिका। कई बार हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो वहां से पानी जैसा जो पदार्थ लगता है, एक तो रक्त निकलता है, एक पानी जैसा जो पदार्थ निकलता है, उसको हम लसिका कहते हैं। रुधिर के साथ एक अन्य प्रकार का तरल पाया जाता है जिसे लसिका या उत्तक कहते हैं। लसिका पचित भोजन क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करता है। ये क्या काम है, जो हमने छोटी आंत के अंदर भोजन को पचाया था, वसा को पचाया था, उस वसा को ले जाने का काम कौन करता है, ये लसिका करती है। उसके बाद है पादपों में परिवहन कैसे होता है। इंसानों के अंदर देख लिया, हृदय द्वारा जो है शरीर के सभी भागों तक रक्त को भेजकर इंसानों में, जीवों में इसके द्वारा किया जाता है। जबकि पादपों में कैसे होगा, तो पादपों में आवश्यक नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजन की जरूरत है, फास्फोरस की तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मर्दा निकटतम तथा प्रचुर स्रोत है। अब वो मर्दा से ये सारी चीजें ग्रहण करते हैं। इसके लिए पादपों का अवशोषण जड़ों द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा मर्दा के संपर्क में किया जाता है। अब वो जब जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर रहेगी तो वो क्या करेगी, उससे उस पोषक तत्वों का क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। पादपों में जल तथा खनिज पदार्थों का मर्दा से अवशोषण विसरण द्वारा संपन्न होता है। विसरण का मतलब क्या होता है, विसरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार के मतलब फिल्टर का काम करती है, ठीक है। उन पदार्थों को तो आने देगी वो अंदर, बाकियों को वहां से क्या कर देगी, उस फिल्टर द्वारा रोक देगी। तथा इन पदार्थों के आंतरिक परिवहन हेतु संवहन उत्तक पाए जाते हैं। कौन से उत्तक पाए जाते हैं, संवहन उत्तक पाए जाते हैं। ये संवहन उत्तक जल तथा खनिज लवणों के साथ ही खाद्य पदार्थों का भी परिवहन करते हैं। इस प्रकार पादपों में परिवहन होता है। देखिएगा इसके लिए कौन कौन से उत्तक हैं, दो प्रकार के उत्तक है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम है, जाइलम किससे नाम शुरू हो रहा है, देखो जय से, और जय से याद रखना है जल, क्या याद रखना है, जल। तो आपसे पूछे पादपों में जल का परिवहन करने वाले उत्तक कौन से हैं, संवहन उत्तक, तो वो है जाइलम। कौन सा है, जाइलम। आपसे पूछा जाए पादपों में जो खनिज पदार्थों का या फिर भोजन का परिवहन कौन करता है, तो इससे नाम है फ, कैसे है, फ्लोएम। फ्लोएम होता है एफ से, एफ मतलब होता है फूड, ऐसे याद रखना है। आपसे पूछे भोजन का परिवहन कौन करता है, तो वो होता है फ्लोएम। जल का कौन करता है, जाइलम। ये लिखा है जाइलम मर्दा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों के पादप के अन्य भागों तक,
जो जड़ों से ग्रहण करके, जड़ से ग्रहण करके जो ऊपर तक पहुंचाने का काम है वो करता है जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ। अब पादप है अपना भोजन किससे बनाते हैं, पत्तियों से, तो उससे ग्रहण करके पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है, वो होता है फ्लोएम। जाइलम जो है पादप तंत्र का एक अंग है जो मृदा से जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न पौधे के अन्य भागों तक वहन का काम भोजन का ये करता है। अब इसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है उत्सर्जन। इस चैप्टर का उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, हम जो भोजन करते हैं उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हो गए। ये क्या है, हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट का काम करते हैं। अब उनको शरीर से बाहर करना भी उतना ही जरूरी है। तो देखिएगा क्या है, मनुष्य में शरीर के उपापचय, उपापचय मतलब पाचन की क्रिया के फलस्वरूप अनेक हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अब देखो हम देखेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं, देखिए उत्सर्जन का काम करने के लिए। तो एक जोड़ी वृक्क यानी किडनियां होती है। हमारे शरीर के अंदर 2 किडनियां होती है ना, जो बेच के आईफोन लेते हैं। हमें नहीं लेना है आईफोन, हमें पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है। तो 2 किडनियां होती है, 2 मूत्रवाहिनियां होती है। इस किडनियों से ही 2 देखो ये लाइन लिखी हुई है, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ये जो 2 लाइन यहां से निकल रखी है, देखिए एक ये रही, एक यहां से निकल के इधर आ रही है, दूसरी यहां से निकल के आ रही है। तो ये क्या है, 2 मूत्रवाहिनियां हैं। उसके बाद में क्या है, एक मूत्राशय है। क्या है, एक मूत्राशय। ये देखिएगा एक मूत्राशय, ये रहा, ये वाला भाग जो है ये इसका मूत्राशय है। और उसके बाद में है मूत्र मार्ग। ये जो मार्ग है ये मूत्र मार्ग कहलाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर का सिंपल सी बात करें तो हमारे शरीर का जो यूरिन है, मूत्र है, वो हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। इसको बाहर करना हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। तो देखिएगा थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, ये क्या है। ये जो दोनों किडनियां होती है हमारे रीढ़ की, एक बाईं तरफ होती है एक दाईं तरफ होती है। जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसके एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ स्थित होती है, ठीक है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय तक। अब यहां पर क्या होता है, ये जो किडनियां हैं इसमें हमारा यूरिन बनता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, हमारे रक्त को फिल्टर करके मूत्र का निर्माण किया जाता है। यहां से मूत्र वाहिनियों से होते हुए हमारे मूत्राशय तक पहुंचता है और यहां से हम शरीर से उसको क्या कर देते हैं, एकत्रित होता रहता है। फिर हम शरीर से मूत्र मार्ग द्वारा उसको बाहर कर देते हैं। अब देखिएगा इसको समझते हैं। तो सबसे देखें इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे किडनियां हैं इसके अंदर क्या होती है, बहुत छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे फिल्टर होते हैं। आप सोच नहीं सकते इतने छोटे, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो हमारे उत्सर्जन तंत्र की इकाई है ये, ध्यान रखना, उत्सर्जन तंत्र की इकाई। एक तो हमने देखा था हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक कोशिका क्या है, ये है। जबकि हमारे शरीर की उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन है, नेफ्रॉन या वृक्काणु। नेफ्रॉन या वृक्काणु जिसको कहते हैं, नेफ्रॉन या वृक्काणु हमारे उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या होता है, प्रत्येक वृक्क में असंख्यक सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। हमारी जो प्रत्येक किडनी है उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। देखिएगा नेफ्रॉन क्या उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख वृक्काणु यानी नेफ्रॉन होते हैं हमारे एक किडनी के अंदर, इधर वाली बाईं और इधर दाईं के अंदर, एक एक के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक भाग होता है बोमन संपुट, एक होता है ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग, जो नेफ्रॉन है, जो हम ये एक नलिका की बात कर रहे हैं, एक फिल्टर, ये जो है ना 10 लाख होते हैं उसमें से एक की बात कर रहे हैं। तो एक इसका प्रारंभिक भाग होता है जो प्याले जैसी संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अभी डायग्राम देखेंगे, उसको हम बोमन संपुट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, रक्त वाहिनियों का गुच्छा बना होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसका शेष भाग एक नलिका के रूप में होता है जिसके 3 भाग होते हैं। इसका आगे का भाग एक नलिका के रूप में होता है जिसको समीपस्थ कुंडलित भाग, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित भाग कहते हैं। इसके आगे हमारा क्या जुड़ा होता है, संग्रह वाहिनियों से ये जुड़ा होता है। तो देखिएगा इसकी संरचना, एक नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, वृक्काणु की संरचना यहां पर बता रखी है। ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन या वृक्काणु। ये किडनियों के अंदर जो फिल्टर लगे होते हैं, ऐसे सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उसके अंदर बात करें तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। तो ये देखिएगा ये वाला भाग है, ये इस तरह की संरचना है, ये एक प्याले या कप जैसी संरचना है। देखिएगा इसको इधर घुमा दे तो ऐसे बन जाएगी, इसको ऊपर की तरफ अभी आप बना सकते हो। तो ये एक प्याले जैसी संरचना होती है, इसको हम कहते हैं बोमन संपुट। क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। ये देखिएगा इसका भाग, ये बोमन संपुट कहलाता है। इसके बाद में ये जो अंदर वाला भाग दिख रहा है, इसके अंदर जो भाग दिख रहा है ये क्या है, रक्त वाहिनियों का इधर से की तरफ बहुत उलझा हुआ गुच्छा है।
ये क्या है, एक इधर की तरफ आई और यहाँ बहुत उलझा हुआ गुच्छा है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और फिर यहां से यहां तक का भाग है, यहां से लेके और यहां तक का भाग है, इसको हम समीपस्थ कुंडलित भाग कहते हैं। ये उलझा हुआ बहुत खतरनाक संरचना है, आपके बुक में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है ना, ये देखो यहां पर है, ये हमारा बोमन संपुट हो गया, इसके अंदर ग्लोमेरुलस हो गया, और ये जो इतने सारे उलझी हुई संरचना है इसको हम समीपस्थ कुंडलित भाग कहते हैं, यहां से यहां तक। फिर ये भाग जो है ये हेनले का लूप कहलाता है। क्या कहलाता है, हेनले का लूप। यहां थोड़ी सी इसकी संरचना क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और फिर ये लास्ट वाला भाग है, यहां से लेके और यहां तक का भाग, ये दूरस्थ कुंडलित भाग कहलाता है। इससे दूर हो गया तो दूरस्थ कुंडलित भाग कह दिया। और ये होती है संग्रह वाहिनी, जो सारी की सारे इसमें जो हम बात करते हैं नेफ्रॉन इससे जुड़े होते हैं, इससे से अपने फिल्टर करके और इसके अंदर अलग से अपने क्या करते हैं, जो मूत्र का निर्माण होता है उसके अंदर डाल देते हैं। ये आगे जाकर हमारी मूत्र जो नलिका है उससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये भाग है, आप इसका डायग्राम है आपके बुक में दिया हुआ। आपको अगर पूछे तो आपको एग्जाम के अंदर ये सिंपल सा डायग्राम बनाना है। नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर आपने नाम सही लिखे। ये हमारा जो बाहर वाला कप जैसी संरचना है, प्याले जैसी, इसको बोमन संपुट कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे रक्त वाहिनियों का गुच्छा है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये जो भाग कहलाता है समीपस्थ कुंडलित भाग कहलाता है, ये हेनले का लूप कहलाता है, ये दूरस्थ कुंडलित भाग कहलाता है और ये संग्रह वाहिनी कहलाती है। अब ये देखो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारा रुधिर जो है, रक्त जो है, वो कहां पर आता है, किडनी के अंदर आता है। हमारे किसके अंदर आता है, वृक्क यानी किडनी के अंदर आता है। यहां से वो क्या है, ग्लोमेरुलस जो गुच्छा था रक्त वाहिनियों का, उस प्याले के अंदर वहां पहुंचता है। यहां पर क्या है, रुधिर में उपस्थित छोटे अणु, रुधिर में जो छोटे अणु हैं, जैसे क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया, लवण हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया, ये छनकर बोमन संपुट में चले जाते हैं, उस प्याले में चले जाते हैं। ये सारे छनकर किस में चले जाते हैं, प्याले में चले जाते हैं। और उसके बाद में जो रक्त है वो कहां पर जाता है, समीपस्थ कुंडलित भाग में, सॉरी हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो समीपस्थ कुंडलित भाग में जाता है। यहां छनकर ये अलग हो गए रक्त के अंदर। यहां पर क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित भाग क्या करता है, ये जो ग्लूकोज है, विटामिन है, लवण है और जल है, ये तो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक तत्व है। तो इसको तो ये पुनः अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, ये पुनः इसका अवशोषण कर लेता है। बाकी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक अनावश्यक पदार्थ है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल, हमारे शरीर के नाइट्रोजनी पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ हैं। आपसे पूछा जाए हमारे शरीर के वर्ज्य पदार्थों के नाम लिखिए, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, तो आपको अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल बताने हैं, जो नेफ्रॉन की कोशिकाओं से सीधे ही स्रावित हो जाते हैं। वो आगे सीधे के सीधे हेनले के लूप से होते हैं, दूरस्थ कुंडलित भाग में चले जाते हैं। ठीक है, दूरस्थ कुंडलित भाग में चले गए यहां से, फिर वो क्या होता है, वहां से आगे संग्रह वाहिनियां होती है। ये अनावश्यक पदार्थ जल और लवण के साथ मिलकर क्या मिलाते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं, जो आगे मूत्र वाहिनी से होते हुए हमारे मूत्राशय में चला जाता है। और मूत्राशय से हम क्या करते हैं, शरीर के भाग को इसको बाहर निकाल देते हैं। शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देंगे। एक आप यहां पर एक और नाम पढ़ेंगे, अपोहन। किसको सुनेंगे, अपोहन। अपोहन का मतलब क्या होता है, देखिएगा, अपोहन का मतलब होता है, देखिएगा अपोहन का मतलब क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, किडनी खराब होगी। किडनी खराब होगी तो उसका फिल्टर का काम सारा रुक गया, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, जिससे यूरिया और यूरिक अम्ल अलग नहीं हो रहे, तो हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, शरीर से रक्त को, जैसे मान लो ये हाथ है, यहां से रक्त को बाहर निकालते हैं और यहां पर ये फिल्टर का काम करते हैं, और फिर वापस रक्त को फिल्टर करके वापस दोबारा से रक्त को चढ़ाया जाता है। ये जो कृत्रिम विधि है रक्त को फिल्टर करने की, इसको हम अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोहन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या भाग है, इसमें जो हमारे शरीर जो फिल्टर का काम है उसमें ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण ये सारे अलग हो गए, तो वापस ये जो काम के हैं ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण, इसको वापस अवशोषित नहीं होते हैं, ये वापस अवशोषित ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये जो एक बार अलग हो गए वो सारे अलग ही रहते हैं। तो ये जो बाहर है, ये शरीर से बाहर जो एक कृत्रिम रूप से जो ये किडनी का काम कराया जाता है उसको हम अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोहन। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें पादपों में उत्सर्जन। अगर पादपों में उत्सर्जन की क्रिया है वो कैसे होती है, तो देखिएगा, पादप में उत्सर्जन की क्रिया जंतुओं की तुलना में सरल होती है। इतनी मुश्किल नहीं होती कि इतना सारा सिस्टम वहां पर लगा हो, वो नहीं होता, क्योंकि पादप में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। जैसे हमारे शरीर के अंदर तो एक उत्सर्जन तंत्र है, पूरा अंग है इसके अंदर, पादपों में ऐसा नहीं होता है। पादपों में उत्सर्जन पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे पादपों में मुख्य CO2 गैस है, जिसका विसरण क्रिया द्वारा रंध्र द्वारा
हो जाता है। अब CO2 तो क्या कर देते हैं, वो रंध्र के द्वारा, जो छोटे छोटे रंध्र हमने सूक्ष्म छिद्र पढ़े थे उसके द्वारा वो CO2 को बाहर निकाल देंगे, वो पादपों के लिए अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, दूसरा क्या है, पादप में कुछ अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों के द्वारा, छाल के द्वारा, पुष्प के द्वारा और फल के द्वारा उसमें भेज दिए जाते हैं, जो समय पर क्या होते हैं, पादप से अलग हो जाते हैं, जिससे उनसे उसको क्या है, छुटकारा मिले। आपने देखा होगा हर मौसम में एक बार क्या होता है, हर साल में एक बार पतझड़ की मौसम आती है, तो पादप के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो पत्तियों में भेज दिए जाते हैं, और उस समय आप देखते हैं पत्तियों का कलर भी अलग हो जाता है, फिर वो पत्तियां झड़ जाती है, तो अपशिष्ट पदार्थ सारे उसके अलग हो गए। दूसरा हम बात करें पौधे की छाल में, पौधे की छाल धीरे धीरे बढ़ती रहती है, पहले वाली टूटती रहती है, दूसरी बनती रहती है, तो वहां पर भी उसको अलग कर दिया जाता है। फूलों में भी अपशिष्ट पदार्थ भेज दिए जाते हैं, एक समय के बाद फूल झड़ जाते हैं तो उससे अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं। फल भी क्या होता है, पकने के बाद में पौधे से अलग हो जाते हैं, तो पौधा अपना अपशिष्ट पदार्थ फल में भी भेज देता है। उसके बाद में पादप में कुछ उत्सर्जित पदार्थ जड़ों के द्वारा मृदा में भी भेज दिए जाते हैं, कुछ जड़ों के द्वारा वापस किसमें भेज दिए जाते हैं, मृदा में, मिट्टी में। पादप में अनावश्यक जल को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अब जब वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय पादप को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि वो कोशिका फूलती है फिर सिकुड़ती है, तो पानी वो होता है वापस नहीं रहता, उसके अंदर वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो अपशिष्ट पानी था वो भी वहां पर क्या है, एक अपशिष्ट का पदार्थ काम कर रहा था, तो वो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा यानी वाष्प बन के वो भी निकल जाती है। उसके बाद में पादप के अंदर जो गोंद हो गया, गोंद जो लगता है वो भी पादप का अपशिष्ट पदार्थ है। रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, ये जो उत्सर्जित पदार्थ हैं ये मृत काष्ठ में भेज दिए जाते हैं, जो मृत कोशिकाएं हैं वहां पर भेज दिए जाते हैं, और ये भी एक पादप का अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो पादप अपने अपशिष्ट पदार्थ इस तरह से अपने शरीर से बाहर करते हैं। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 5 जीव प्रक्रम। एक बड़ा चैप्टर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूरे 8 नंबर दिला सकता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।